हेलो विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने जो शासन के अंग हैं उसमें जो विधानमंडल है या जो विधायिका है उसके ऊपर चर्चा की थी कि विधायिका क्या होती है और किस प्रकार से उसकी जो कार्य प्रणाली है वो। तो जो विधायिका है जिसका जो मुख्य काम है, जो हमने कल बताया था कि कानूनों का निर्माण करना, नीतियों का निर्माण करना, और जब उसके बाद जब वो निर्माण कर देते हैं तो उनको जो क्रियान्वयन का जो दायित्व होता है वो किसका होता है? कार्यपालिका का। तो आज के इस वीडियो में हम कार्यपालिका के ऊपर चर्चा करेंगे। कार्यपालिका, जैसा कि आम बोलचाल की भाषा में आज जो कार्यपालिका है वो सरकार के रूप में ही उसको पहचाना जाता है, और लोकतंत्र के अंतर्गत यदि सरकार इस प्रकार की होगी कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों के ऊपर यदि वो अतिक्रमण करती है तो वो कार्यपालिका अधिनायक तंत्र की प्रवृत्ति उसमें पैदा होगी और वो अधिनायक तंत्र के रूप में साबित होगी। तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए कार्यपालिका अपनी मर्यादा में रहे, ये एकदम ठीक बात है कि वो अपने जो भी काम है वो विधि के शासन के अनुसार ही करे, और ये आवश्यक भी है, तभी लोकतंत्र की रक्षा हो सकती है। तो कार्यपालिका शासन का वह अंग है जो कि जो विधायिका है उसके द्वारा जब कानूनों का निर्माण किया जाता है तो उन कानूनों के अनुरूप उनका क्रियान्वयन और उसके अनुरूप जो नियम या उपनियम या उनको लागू करने का जो दायित्व है वो कार्यपालिका का होता है। अब हम इसमें जो उसके विविध रूप हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मोटे तौर पे जो कार्यपालिका है उसको दो भागों में देख के गिना जाता है, एक तो राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरी स्थायी कार्यपालिका। तो लोकतंत्र प्रणाली है उसके अंतर्गत राजनीतिक निर्णय तथा जो सर्वोच्च प्रशासनिक निर्णय है वो मुख्य कार्यकारी अथवा मंत्रिमंडल के हाथ में रहते हैं, और इन्हें एक चीज़ ये है कि ये कभी भी स्थायी नहीं होते। इन्हें अब सदा अपने पद पे बने रहने के लिए बार बार जो मतदाता हैं और या उनके जो प्रतिनिधि हैं उनका समर्थन और विश्वास मत प्राप्त करना पड़ता है। जैसे कि हमने पूर्व में जब शुरू में पढ़ रहे थे कि शक्ति, सत्ता और वैधता, तो इन्हें समय समय पर जो वैधता है अर्थात जनमत द्वारा जो जन समर्थन है वो प्राप्त करना होता है। तो इस दृष्टि से जो राजनीतिक कार्यपालिका है वो स्वभावतः क्या होती है? अस्थायी। दूसरी ओर इन्हीं राजनीतिक कार्यपालिका को सहयोग प्रदान करने के लिए या इनके आदेशों को क्रियान्वयन करने के लिए या इनकी द्वारा जो योजनाएं या नीतियां बनाई जाती हैं उनके क्रियान्वयन के लिए इनकी प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो होते हैं, और उनकी नियुक्ति योग्यता और प्रशिक्षण के आधार पे होती है। तो उनका मुख्य काम राजनीतिक कार्यपालिका के निर्णयों को कार्यान्वित करना होता है, और इस प्रकार के जो अधिकारियों का जो समुच्चय है उसे अधिकार तंत्र या ब्यूरोक्रेसी, और ये स्थायी होते हैं क्योंकि ये निश्चित नियम व शर्तों के आधार पर या योग्यता के आधार पर अपने पद पर चुने जाते हैं। दूसरा, जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसके अन्य रूपों में जब हम व्याख्या करेंगे तो वो निकल के आते हैं संसदीय और अध्यक्षीय कार्यपालिका। तो जो राजनीतिक कार्यपालिका है वो विधानमंडल के साथ उसका जो पारस्परिक जो संबंध है उनको ध्यान में रखते हुए ये दोनों स्वरूप स्वीकार किए जाते हैं। तो जो संसदीय कार्यपालिका है, जो मंत्रिमंडल अथवा उत्तरदायी कार्यपालिका भी उसे कहते हैं, जो कि हमारे भारत जो देश है वहाँ इसी प्रकार की कार्यपालिका है, क्योंकि हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। तो जो संसदीय कार्यपालिका है या मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो संसद और विधानमंडल के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, क्योंकि जो निम्न सदन है लोकसभा, उसमें जिस किसी भी दल को बहुमत प्राप्त होता है उस बहुमत प्राप्त जो दल है वो अपना एक सर्वमान्य एक नेता चुनता है, बहुमत दल का नेता, और वही फिर प्रधानमंत्री बनता है। तो ये अपने अस्तित्व के लिए विधानमंडल के निरंतर विश्वास और समर्थन पर आश्रित होते हैं, जैसा कि हमने अभी बताया। तो ये जो पद्धति है संसदात्मक शासन व्यवस्था या संसदीय जो कार्यपालिका, उसमें एक प्रतीकात्मक कार्यकारी अर्थात सम्राट या राष्ट्रपति और होता है जिसको
यथार्थ जो शक्तियां हैं वो प्राप्त नहीं होती, नहीं उसका कोई उत्तरदायित्व होता है। जैसा कि हमारे संविधान में व्यवस्था है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति हैं वो राष्ट्रपति में निहित मानी गई है, लेकिन आगे यह भी बताया गया है कि वो अपनी इन शक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद 74 और 75 के अनुसार एक मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही करता है। तो इस प्रकार से संसदात्मक शासन व्यवस्था जो कि सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, अर्थात सरकार की किसी भी गलती के कारण मंत्रिमंडल को विधानमंडल के विश्वास से वंचित होना पड़ सकता है। यदि किसी भी मंत्री के द्वारा यदि कोई विधेयक लाया जाता है और उस विधेयक की सदन में मतदान के दौरान पराजित हो जाता है वो, तो ये माना जाता है कि समस्त सरकार की पराजय उसे माना जाता है, क्योंकि वो विधानमंडल केवल कुछ लोगों के सदस्यों से बना हुआ एक संस्था या मंडल नहीं है, बल्कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था वो होती है। तो इस दृष्टि से किसी एक भी मंत्री की गलती से यदि कोई विधेयक के लेवल पे वहाँ हार होती है तो पूरे समूचे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है और उसी समय विधायिका को भी भंग माना जाता है और विधायिका भी जो कार्यकाल है उसकी भी समाप्ति हो जाती है और कार्यपालिका के कार्यकाल की भी समाप्ति हो जाती है। तो यहाँ जो प्रधानमंत्री होता है वो लगभग वैसा ही समान होता है, क्योंकि सामूहिक प्रतिनिधित्व का जो उत्तरदायित्व है वो यहाँ अपनाया गया है, लेकिन उसे समकक्ष व्यक्तियों में वो प्रथम होता है, क्योंकि उसी की सलाह के आधार पर जो अन्य जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। दूसरी ओर जो अध्यक्षीय कार्यपालिका है वो संवैधानिक दृष्टि से विधानमंडल से क्या होती है, स्वाधीन होती है, बिल्कुल अलग होती है। क्योंकि जिस प्रकार संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करने वाली जो कार्यपालिका है, अर्थात जो प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद है वो विधानमंडल में से ही चुनकर आती है, जबकि अध्यक्षीय कार्यपालिका में वो इस प्रकार से विधानमंडल से चुनकर नहीं आती है और इसी कारण वो नहीं अपने कार्यों के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व होती है। अर्थात सामूहिक उत्तरदायित्व की जो भावना है या सिद्धांत है वो अध्यक्षीय कार्यपालिका में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ जो राष्ट्रपति है न केवल वो प्रतीकात्मक राज्य का प्रमुख होता है बल्कि वो यथार्थ कार्यकारी भी होता है और इस मुख्य कार्यकारी का चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है जो विधानमंडल से बाहर का होता है। और यहाँ जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो एक कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होते। राष्ट्रपति अपने विवेक अनुसार जिस किसी व्यक्ति को भी उनको लगता है कि ये इस मामले का विशेषज्ञ है उसको प्रधानमंत्री बना सकता है। तो इस दृष्टि से यहाँ जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के क्या होते हैं, सेवक। और शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है उसको यानी शासन के जो तीनों अंग हैं वो अपने अपने क्षेत्र में स्वायत्त होकर पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से अपने अपने कार्य करते हैं। तो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो अध्यक्षीय कार्यपालिका में अपनाया जाता है। एक अंतर और है कार्यपालिका के रूपों में, एक प्रतीकात्मक और यथार्थ कार्यपालिका, और ये जो अंतर है वो संसदीय शासन प्रणाली की देन है, क्योंकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में एक ही व्यक्ति मुख्य कार्यकारी भी होता है और राज्य का अध्यक्ष भी होता है, जबकि जो संसदीय शासन प्रणाली है, चाहे वो ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली हो या हमारे देश की शासन प्रणाली हो, वहाँ जैसे जो ब्रिटेन में जो सम्राट है वो इस प्रकार का प्रतीकात्मक होता है और उसकी जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं, जो यथार्थ जो शक्तियों का जो प्रयोग करता है वो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल करता है। वैसे ही हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है, चूँकि हमने यहाँ हमारे संविधान की जो प्रकृति है वो कि भारत एक गणराज्य है, तो हमने यहाँ राष्ट्रपति का जो पद है वो निर्वाचन के माध्यम से तय किया है। तो लेकिन वो प्रतीकात्मक रूप में संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में उसे माना जाता है। हालांकि वास्तव उसमें जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन उनका वास्तविक रूप से जो प्रयोग करता है वो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल करता है। तो एक अन्य रूप और यहाँ हम उसका वर्णन करेंगे जो एकल और जो बहुल कार्यपालिका है। तो जिस कार्यपालिका में जो सारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथ में रहती है वो एकल कार्यपालिका कहलाती है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति के हाथ में सारी शक्तियाँ रहती हैं, वो ही मुख्य कार्यकारी होता है और मंत्रिमंडल के सदस्य उसके केवल सेवक मात्र होते हैं।
दूसरी ओर जो कार्यकारी शक्तियां हैं वो एक से अधिक व्यक्तियों अथवा मंत्रिमंडल के हाथों में रहती है, तो उस प्रकार की कार्यपालिका को क्या कहेंगे? बहुल कार्यपालिका। जैसा हम उदाहरण ले सकते हैं भारत की कार्यपालिका, जो ग्रेट ब्रिटेन है उसकी कार्यपालिका। तो ये वो तमाम कार्यपालिका के रूप हैं, और उन रूपों में जो अंतर है जो कि हमें विभिन्न शासन प्रणालियों के अंतर्गत देखने को मिलती है, उसके ऊपर अभी हमने चर्चा की। अब हम कार्यपालिका के जो कार्य हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि व्यवहार के धरातल पर या वर्तमान जो देखने को जो मिलता है विश्व के अधिकांश देशों में कि कार्यपालिका इतनी शक्तिशाली हो चुकी है और उसके कार्य का क्षेत्र भी इतना बढ़ चुका है, तो मोटे तौर पे हम उसके जो काम हैं उनको हम 5 श्रेणियों में रख सकते हैं, जैसे राजनयिक कृत्य, प्रशासनिक कृत्य, सैनिक कार्य, विधायी कार्य और न्यायिक कार्य। तो जो राजनयिक कार्य है उसमें अंतर्गत जो कार्यपालिका है जो क्या करते हैं कि जैसे राजदूतों की नियुक्ति है, विदेशी राजदूतों से भेंट या शिष्टाचार संबंधी जो मुलाकात है वो, वैदेशिक संबंधों का संचालन, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, व्यापारिक अनुबंध, युद्ध सुलह, और जो लोकतंत्र प्रणाली के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और जो समझौते हैं उसमें विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है। तो व्यवहारतः कार्यपालिका इन्हें अंतिम रूप देकर विधानमंडल के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करती है। दूसरा प्रशासनिक कृत्य यानी प्रशासनिक कार्य कि इसके अंतर्गत जो सभी विभाग हैं वो कार्यपालिका के नियंत्रण में रहते हैं। सर्वोच्च प्रशासनिक और नीति संबंधी जो निर्णय हैं वो कार्यपालिका को ही करने होते हैं, और जो जैसे कि संसदात्मक शासन व्यवस्था है जहाँ की मंत्रिमंडलीय जो उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है उसके अनुसार प्रशासन के अच्छे बुरे जो सभी कार्यों का जो राजनीतिक उत्तरदायित्व है वो संबंध मंत्री के ऊपर होता है। तीसरा सैनिक कार्य, इसके अंतर्गत वो सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति, प्रशासन, लामबंदी, आदेश देना, मार्शल लॉ, युद्ध की घोषणा करना, संधि करना आदि, संकट काल के समय वहाँ स्थिति से निपटने के लिए जो सशस्त्र बल हैं उनकी नियुक्ति करना, ये सारे कार्य सैनिक कार्यों के अंतर्गत आते हैं। चौथा है जो बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है विधायी कार्य। इसके अंतर्गत हम देखें तो अध्यक्ष जो कार्यपालिका है उसकी तुलना में संसदीय कार्यपालिका में विधायी जो कार्य हैं वो थोड़े विस्तृत हैं, क्योंकि अध्यक्षीय कार्यपालिका विधानमंडल में विधेयक को प्रस्तुत करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं होता। वहाँ राष्ट्रपति केवल ये कार्य करता है कि वो कांग्रेस का अधिवेशन बुलाए जाने पर उन्हें अपना केवल एक संदेश भेजता है, और तमाम जो विधायन का जो कार्य है वो कांग्रेस ही करती है, और कांग्रेस द्वारा जो पारित राष्ट्रपति की समानुपाती के लिए वो वहाँ उसके पास भेजा जाता है। इसके विपरीत जो संसदीय कार्यपालिका है उसके वो तमाम वो सब कार्य करती है, जैसे कि संसद का अधिवेशन बुलाना, उद्घाटन करना, उसे स्थगित करना, सत्रावसान करने का जो परमाधिकार है वो भी कार्यकारी का होता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है कि कानून बनाने के लिए जो विधेयक प्रस्तुत होता है तो वो सारे मंत्रिमंडल की प्रेरणा से ही वो पारित किए जाते हैं, और संसद के अनुमोदन से ही वो सारे कानून बनते हैं, और बाद में अनुसमर्थन के लिए वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं, और राष्ट्रपति के साइन से ही वो फिर कानून का रूप ग्रहण करते हैं। यहाँ विशेष परिस्थितियों में या संविधान की प्रकृति के अनुसार यदि हम देखें, जैसे भारत का यदि हम उदाहरण लें, यदि संसदीय सत्र या कोई भी सदन यदि वो कार्रवाई के दौरान नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति अपने अध्यादेश की शक्तियों के माध्यम से कुछ समय के लिए कानूनों का निर्माण कर सकता है। इस प्रकार का कार्य भी संसदात्मक शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है। अब अंतिम जो कार्य है वो है न्यायिक कार्य, जिसके अंतर्गत जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति है, कैदियों की रिहाई, क्षमादान इत्यादि वो सब यहाँ रखा जाता है। जैसे कि भारत में जो राष्ट्रपति है उसको किसी भी कैदी के जब वहाँ, लेकिन वो सब होता है मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पश्चात, कि किसी कैदी की जो सज़ा में की प्रकृति में परिवर्तन करना, उसकी सज़ा को कम करना या उसका समाप्त करना, ये सब यहाँ की जो कार्यपालिका है उसके अंतर्गत आता है। तो ये कार्यपालिका के रूप और जो कार्यपालिका के जो कार्य हैं उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। एक
आपके टॉपिक में वो है नहीं, लेकिन वो कार्यपालिका से जुड़ा हुआ ही है वो टॉपिक, जिसे कि हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। और चूंकि यहाँ उसकी चर्चा कर रहे हैं तो उसे स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। तो उसको हम यहाँ लेंगे कि स्थायी कार्यपालिका एक राजनीतिक कार्यपालिका का अंग नहीं होती, बल्कि वो स्थायी कार्यपालिका का निर्माण भी करती है। इसके अंतर्गत जो प्रशासनिक सेवा है, सिविल सर्विसेज है, सार्वजनिक सेवा है या प्रशासनिक सेवा, सैनिक सेवा, न्यायिक सेवा, सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो जो हरमन फाइनर हैं, उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सेवा ऐसे अधिकारियों का समुच्चय जो स्थायी, वैतनिक और प्रशिक्षित होते हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि ये संपूर्ण विश्व के लिए स्पर्धा की वस्तु है। तकनीकी कार्यकुशलता, मानवीय सेवा परायणता सब इसमें देखने को मिलती हैं। इन के जो कार्य हैं इस स्थायी कार्यपालिका के, जिसे हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, कि वो शासन के जो तीनों अंग हैं उनके निर्णयों को क्रियान्वित करना इनका प्रमुख कार्य होता है। और जो शासन की जो गुणवत्ता है वो इन्हीं की कार्यकुशलता पर आश्रित होती है। तो वर्तमान या जो 90 के दशक से हम देखते हैं कि जो राज्यों ने अपने को जो कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर लिया है, तो वहाँ उनका कार्य क्षेत्र में बहुत अत्यधिक वृद्धि हो गई है। और उसी हिसाब से जो अधिकारी तंत्र है, इनकी भूमिका भी प्रमुख रूप से उभर कर सामने आई है, क्योंकि इनके द्वारा जो राजनीतिक कार्यपालिका के द्वारा जो भी योजना या नीतियों का निर्माण होता है, तो उनको क्रियान्वित का दायित्व इन्हीं स्थायी कार्यपालिका अर्थात ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आता है। तो इस प्रकार कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में इनकी भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। इस जो ब्यूरोक्रेसी है उस पे सबसे अधिक जो स्पष्ट और विस्तृत जो व्याख्याकार हैं वो मैक्स वेबर हैं। उन्होंने आधुनिक राज्य के अधिकार तंत्र को कानूनी तर्क संगत सत्ता का सर्वप्रथम उदाहरण मानते हुए उसका विस्तृत विश्लेषण दिया है। वो मानते हैं कि कानूनी तर्क संगत सत्ता एक ऐसी सत्ता है जिसमें व्यक्ति कोई भी पद अपनी योग्यता के आधार पर प्राप्त करता है, परंपरा के आधार पर नहीं, और उस पद से जुड़ी हुई सत्ता का वो प्रयोग करता है, व्यक्तित्व के गुणों से जुड़ी हुई सत्ता का वो नहीं। तो इस प्रकार से ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपनी योग्यता के आधार पर वो अपने पद पर पहुंचते हैं और उस पद से जुड़ी हुई जो तमाम वो कार्यशैली है उसको वो निभाते रहते हैं। तो मैक्स वेबर इस पे बड़े स्पष्ट व्याख्याकार है और इसमें उन्होंने कहा कि यहाँ कानूनी तौर पर यह निर्धारित कर दिया जाता है कि जो उच्चाधिकारी है वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच क्या संबंध रहेगा, अपने अपने अधिकार और कर्तव्य लिखित नियम और विवरणों के अंतर्गत यहाँ निर्दिष्ट कर दिए जाते हैं। जो विभिन्न जो व्यक्ति हैं उनके जो परस्पर संबंध है वो अपने पद के अनुरूप जुड़ी हुई जो सत्ता है उससे निर्धारित होते हैं। उनकी नियुक्ति, पदोन्नति और जो अनुबंध मूलक जो समझौते हैं उस पर आधारित होते हैं। इन्हें तकनीकी योग्यता, प्रशिक्षण और जो अनुभव है और वो नियुक्ति की यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण शर्त होती है। धन के रूप में इन्हें जो किया गया जो कार्य है वो धन के रूप में वो नियत वेतन के स्वरूप में इन्हें दिया जाता है। और जो प्रशासन का ये कार्य एक पूर्णकालिक व्यवसाय के समान होता है। तो वेबर ने जो अधिकार तंत्र की जो संकल्पना प्रस्तुत की है वो मुख्यतः जो उदारवादी देश हैं उनके संदर्भ में उन्होंने दी है। तो इस रूप में जो स्थायी कार्यपालिका है वो कार्यपालिका का ही एक अंग है जो कि एक सेवक के रूप में होते हैं और राजनीतिक कार्यपालिका के द्वारा ये जो निर्णय हैं उनको क्रियान्वित ये करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहा कार्यपालिका। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।